अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बेटा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी एनएमडीकेट में चीज़ें आ रही है बेटा, आप सब लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, चेन सब कुछ याद किया है, लेकिन वो मांगते क्या है बेटा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। वो मांगते हैं इन प्रोडक्ट, वो मांगते हैं रिएक्टेंट, वो मांगते हैं क्या यूज़ हुआ है और क्या इन प्रोडक्ट में निकल आता है, और ये बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रेस्पिरेशन शॉर्टली ब्रीफली डिस्कस करूंगा अकॉर्डिंग टू फेडरल पंजाब और केपीके बोर्ड के मुताबिक। सही है बेटा। तो बेटा अगर आप देखें बायो एनर्जेटिक्स, व्हाट इज पहले बायो एनर्जेटिक इसे कहते हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ लिविंग सिस्टम। बायो एनर्जेटिक किसे कहते हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन in a living system. Simple definition: how energy transfer from one form to another in a living system. This is called as bioenergetics. अब बेटा बायोएनर्जेटिक्स में हम दो फिनोमेना पढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो आते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, फॉर्मेशन, सही, मैन्युफैक्चरिंग। बेटा अगर हम इस फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लेंगे तो आपको पता होगा CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। ठीक, दिस आर व्हाट, इसको बेटा बेसिकली हम कहते हैं दिस रिएक्टेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स, और ये बना लेते हैं C6H12O6 प्लस O2 प्लस 12H2O, सॉरी यहाँ पे 6O2, यहाँ पे 12H2, यहाँ पे 6CO2 और यहाँ पे 6H2O। ठीक, अब देखो केमिकल इक्वेशन बराबर हो गया 24 और यहाँ पे 12 प्लस 12। इस तरह इसको बेटा आपने, अब बेटा अगर आप फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन करना चाहते हैं तो ये नहीं आता बेटा कि इसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये सिंपलेस्ट है बेटा। एनएमडीकेट में थोड़ा ट्रिकी वो पॉइंट देंगे, तो इसमें किस तरह ट्रिक्स आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन किसकी होती है। बेटा देखो CO2 रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, तो रिडक्शन किसकी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन, CO2 की रिडक्शन। सेकंड H2O ऑक्सीडेशन इसकी हुई, वाटर की ऑक्सीडेशन होती है फोटोसिंथेसिस में, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन, और ये बाई प्रोडक्ट है। क्या है, बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है जो बार बार एमसीक्यूज जिस पे आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे, दो रिएक्शन है, एक लाइट है एक डार्क है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा लाइट रिएक्शन बहुत सिंपल, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हील्स रिएक्शन भी कहते हैं। हील्स, इसका डिस्कवरर क्या था, रॉबिन हील्स था, इस वजह से इसको हील रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेटा कहाँ होता है, एमसीक्यूज में आता है ग्रेना, इसमें होता है ग्रेना, ग्रेना आ जाए ऑप्शन में, थायलाकाइड्स आ जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है ग्रेना। अब बेटा बिफोर वी स्टार्ट लाइट रिएक्शन, अगर हम थोड़ा सा क्लोरोफिल को डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिए लाइट रिएक्शन आसान हो जाएगा। बेटा यहाँ देखिए ये क्लोरोफिल इसकी क्या है बेटा, क्लोरोफिल के अंदर होता है ये सारा फिनोमेना। किसके अंदर होता है,
क्लोरोफिल के अंदर। अब बेटा देखो क्लोरोफिल दो तरह के, एक को कहते हैं क्लोरोफिल ए और एक को कहते हैं क्लोरोफिल बी। सी डी ई भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज में जो आता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बेटा यहाँ पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरोफिल ए में अक्सर एमसीक्यूज में आता है, और यहाँ पे कार्बोनाइल है, मिथाइल की जगह कार्बोनाइल है। और अगर एमसीक्यूज में आ जाए यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा है, वो क्लोरोफिल ए है। मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए का बेटा का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एक हेड आता है और एक क्या आता है, टेल आता है। क्लोरोफिल ए हेड, क्लोरोफिल हेड एंड टेल, ये दो चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब बेटा हेड को देखें। हेड में एमसीक्यूज आ सकती है कि हेड ऑफ क्लोरोफिल कंटेन हाउ मच कार्बन, 35 कार्बन होते हैं, याद रखें 35, और टेल में 20 कार्बन होते हैं। ठीक, हेड बेटा हाइड्रोफिलिक है, क्या है, हाइड्रोफिलिक, और ये टेल हाइड्रोफोबिक है। और अभी बार बार एमसीक्यूज आता है कि वेयर इज द टेल ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। बेटा क्लोरोफिल का टेल थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, याद रखिए ये पॉइंट, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। ठीक बेटा, अब अगर हम देखें फोटोसिस्टम, बेटा फोटोसिस्टम कहते हैं व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, देन इट इज नोन एज फोटोसिस्टम। अब बेटा फोटोसिस्टम को पीएसबी कहते हैं, PS1 एंड PS2 में डिवाइड हुआ है। बेटा PS1 P700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट ऑब्जर्व कर सकता है, कितना, P700, और ये P680 नैनोमीटर। अब बेटा फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेटा स्ट्रक्चर अगेन डिवाइड हुआ है दो हिस्सों में, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। बेटा ये बात हमेशा के लिए याद रखें कि एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल भी कैरोटीनाइड्स होते हैं, और बेटा कैरोटीनाइड्स अगेन डिवाइड हुआ है ज़ेंथोफिल में और कैरोटीन में। बेटा मास से वाय क्लोरोफिल ए, मास से वाय क्लोरोफिल ए, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दे आर एक्सेसिव पिगमेंट। याद रखें एमसीक्यूज में बार बार आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेसिव पिगमेंट, तो एक के अलावा बाकी सारे एक्सेसिव पिगमेंट है। और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स, इस पे पहले लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन पड़ती है। फोटॉन किसे कहते हैं, एनर्जी पैकेट। जब लाइट पड़ लेती है तो ये इसको फेस करती है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है लाइट एनर्जी को, देन इट सेंड इट टू रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे क्लोरोफिल ए इंतजार कर रहा होता है। क्लोरोफिल ए ले लेता है, वो उससे फिर वो एक्साइट हो जाते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम में वगैरह वगैरह में। और इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के दौरान एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और उससे एटीपी बनती है। इस वजह से बेटा इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं कि इसको लाइट की जरूरत होती है, लाइट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसी लाइट से एनर्जी बनती है। याद रखें बेटा लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में उसको इस्तेमाल में लेके आता है। सही, इज इट क्लियर? तो बेटा हमेशा के लिए याद रखें कि इसको लाइट डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये रिएक्शन सेंटर में बेटा क्लोरोफिल है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब कभी कभी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो बेटा याद रखें कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का और PS2 का, बेटा याद रखें PS2 का हम लेते हैं प्लास्टोक्वेनिन PQ, और PS1 का लेते हैं FRS, फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है और PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा ये एक पॉइंट याद रखिए, ये सारे एमसीक्यूज है। बेटा अभी आ जाए लाइट रिएक्शन को, लाइट डिपेंडेंट कहते हैं, हेज रिएक्शन। अब बेटा ये डिवाइड हुआ है दो में, नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में। हमेशा के लिए याद
रख के नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ये देखो PS1 एंड PS2 बोथ रिएक्शन बोथ फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व, व्हाइल साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। यूज ये नॉन साइक्लिक में यूज क्या होता है इस रिएक्शन के दौरान? रिएक्टेंट बेटा लाइट एनर्जी यूज हो जाती है, सनलाइट और वाटर के यूज को बेटा कहते हैं फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस। याद रखो बेटा फोटोलाइसिस, इसकी फोटोलाइसिस होती है, इसकी क्या होती है? फोटोलाइसिस होती है। और इसमें सिर्फ लाइट यूज होती है और इसमें सिर्फ एटीपी बनते हैं। इसके प्रोडक्ट बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? तो आपको ऑप्शन ए NADPH, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी O2, डी ऑल ऑफ दिस। दो बेटा याद रखें NADPH बनता है, ATP बनती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है? इज इट क्लियर? तो दीज आर द प्रोडक्ट। बेसिक चीज है बेटा ये है। वो चेन आप लोगों ने बार बार लिखे पढ़े हैं कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कहां क्या हो जाता है बेटा, लेकिन बेसिकली एक पॉइंट ये याद रखें, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है तो एनर्जी कहां बनती है? ये भी एमसीक्यूज में आता है, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के दरमियान एटीपी बनती है। और इस एटीपी फॉर्मेशन को बेटा हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेटा ये नॉर्मल पाथवे है, नॉन साइक्लिक क्या होती है, लेकिन ये अब नॉर्मल पाथवे सम टाइम होता है कब? जब एटीपी की कमी हो। अगर एमसीक्यूज आ जाए व्हेन विल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर, या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे अकर? ए लो एटीपी, हाई NADPH, या व्हेन फोटो सिस्टम 2 इज ब्लैक, 3 और डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा। ये तीन कंडीशन है, फोटो सिस्टम 2 ब्लैक हो, एटीपी की कमी हो, NADPH ज्यादा हो, तो क्या होगा बेटा? याद रखें साइक्लिक पाथवे होगी, साइक्लिक। अब बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा फास्फोराइलेशन जब फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसको फास्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जब एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हो जाए और एटीपी बन जाए, इसको बेटा कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये एटीपी अगर नॉन साइक्लिक में बने तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, और अगर साइक्लिक में बना तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिंपल बेटा याद रखिए, ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा फोटोसिंथेसिस में, और ये दूसरे सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेटिव ये बेटा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन में उसकी भी तफसील बताऊंगा। अब बेटा जो अक्सर एमसीक्यूज आती है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें? नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में आखिर में इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है बेटा? NADP+। इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा, NADPH2 भी लिखा होगा, NADPH भी लिखा होगा, FAD भी लिखा होगा, लेकिन कौन लेगा? NADP+, और ये बन जाएगा NADPH। सही है, रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज्ड है, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैंने समझा दिया कि लाइट एनर्जी जब पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है, इसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है बेटा? हमेशा याद रखें इसमें नॉन साइक्लिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले लाइट एनर्जी पड़ती है किस पे? फोटो सिस्टम 2 से, इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, चेन बना लेता है और पहुंच जाता है किसमें? फोटो सिस्टम 1 में। फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन लेता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से इससे पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होता है, वो लिया होता है FRS में, फेरोरोडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? ये एमसीक्यूज आता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वो वाटर की ब्रेकडाउन की वजह से उसको मिल जाता है, ठीक है? और ये सारे आखिर में ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? NADP+ और बन जाता है NADH। ये NADP+, ये ATP, NADPH और ATP बन के बेटा ग्रेना में कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बेटा? स्ट्रोमा में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? सिंपल
डिस्कशन है, सिंपल ट्रिक्स है बेटा। स्ट्रोमा में ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ये भी और ये भी, ये स्ट्रोमा में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो मेन हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज बनेंगे। अब यहाँ पे तो आप कहेंगे कि ग्लूकोज तो नहीं बनी, क्यों? ये ग्लूकोज बनाने के लिए तैयारी हो रही थी, लाइट एनर्जी की कन्वर्जन हो रही थी इनटू केमिकल एनर्जी। इस वजह से तो इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम कहते हैं बेटा। ठीक, अब बेटा देखो डार्क रिएक्शन में पहला स्ट्रोमा में होता है, सेकंड में इसका बेटा कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल भी इसको कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ठीक, कार्बन फिक्सेशन भी इसको कहते हैं, ग्लूकोज सिंथेसिस स्टेप भी कहते हैं इसको। ठीक है, पहला होगा कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। बेटा ये 3 स्टेप दिए होंगे कि इनमें से कौन सा कैल्विन साइकिल का पार्ट है, ऑलरेडी दिया होगा अलाफ चीज। ठीक है, अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है डार्क रिएक्शन की, व्हाट इज द इक्वेशन। बेटा इससे आपको समझ आएगा कि रिएक्टेंट क्या मिलते हैं और प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, बेसिक चीज जो अभी बार बार एमसीक्यूज में आ रहा है। बेटा 3CO2, ये एक डार्क रिएक्शन की बात हो रही है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ADP, यहाँ से आया है 6 NADPH, ये आपस में मिल जाते हैं कहाँ पे, स्ट्रोमा में, और बना लेते हैं CH2 × 3। बेटा ये क्या है, PGA, इसको बेटा क्या कहते हैं, PGA, या बुक में लिखा है 3GP, ग्लाइसरल डाइऑक्साइड फास्फेट, या 3PGB पासबुक में लिखा है, सही। ये या इसको लिखा गया है ट्रायूज, 3 कार्बन, ये एक डार्क रिएक्शन में 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, 9 ATP कन्वर्टेड इनटू 9 ADP, ये वापस यहाँ आ जाएंगे और दोबारा ATP बनेंगे, 6 NADPH रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, ये देखो ये NADPH ऑक्सीडाइज होके NADP प्लस में ये वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और 3 वाटर मॉलिक्यूल एक डार्क रिएक्शन में ये बना बेटा, 1 डार्क रिएक्शन में। तो हम समझ गए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए तो एक डार्क रिएक्शन काफी नहीं है, तो एमसीक्यूज में आता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हाउ मेनी डार्क रिएक्शन, तो बेटा याद रखें 2 डार्क रिएक्शन। क्यों? इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, देखो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। अब अगर ये 2 हो गए और ये भी 2, तो 2 × 2 3 6, 2 × 2 4, ये तो इसमें है, ठीक है, 3 × 6 + 2 12, तो ये आ जाएगा C6H12O6 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADP प्लस 6H2O, ये अभी देखो C6H12O6 आ जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे 6, सही। अब बेटा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने डार्क रिएक्शन की जरूरत होती है, 2, और फिर अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो याद रखिए बेटा 18 ATP, देखो इसको हमने 2 में मल्टीप्लाई किया है, 12 NADPH, 12 NADPH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 डार्क रिएक्शन रिक्वायर्ड करता है कितना, 9 ATP, कितना 9 ATP और 6 NADPH, 6 NADPH, और 2 डार्क रिएक्शन फिर कितने 18 ATP और 12 NADPH, ये रिक्वायर्ड है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो बेटा याद रखिए ये रिएक्टेंट्स है इसके, और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अगर आपसे पूछा गया कि कैल्विन साइकिल में रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट अबाउट लाइट एंड डार्क रिएक्शन। जो एमसीक्यूज में आता है बेटा वो ट्रिक्स मैंने यहाँ पे सारे बयान किए, इंशाल्लाह इसको सही समझे, फिर एमसीक्यूज में बेटा क्या नहीं होगा, मसला नहीं होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिस्पायरेशन पे इसी तरह सिंपल ट्रिक्स 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।